अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं और मेरे तमाम तर प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छी तरीके से कवर कर चुके हैं। हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान सेक्शन सी का टॉपिक पढ़ा था। दैट वाज द गवर्नमेंट ऑफ जिया उल हक। हमें पता है जिया उल हक पावर में आए 1977 में और 1988 तक ये पावर में रहा। और हम लोगों ने डिटेल में जाके इसकी डोमेस्टिक पॉलिसीज को भी कवर किया। और मैंने आप लोगों से कमेंट किया था कि नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि पास्ट पेपर का सवाल का आंसर किस तरीके से लिखते हैं। तो मैं एक आंसर को फॉर्मेट्स में तोड़ के लाया हूं ताकि आप लोगों को समझा सकूं कि इसका सवाल किस तरीके से आता है और उसका जवाब हम कैसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सवाल है इस्लामाइजेशन। हमें पता है कि जियाउल हक की तीन डोमेस्टिक पॉलिसीज हमने पढ़ी थी, जिसमें एक हम लोगों ने पढ़ा इस्लामिक रिफॉर्म्स, दूसरा हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स। तो भाई उनमें से मैंने एक दे दिया सवाल के अंदर। उनका इस्लामाइजेशन वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ जियाउल हक domestic policies between 1977 and 88. Do you agree or disagree? Give reasons for your answer. तो देखो, आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो डिसाइड करना है कि आप इस्लामिक रिफॉर्म से अग्री करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आप इस्लामिक रिफॉर्म से अग्री करते हैं तो देन योर टोटल फोकस विल बी ऑन द सक्सेस ऑफ इस्लामिक रिफॉर्म्स। देन यू विल नॉट फोकस ऑन द फेलियर्स ऑफ इस्लामिक रिफॉर्म्स। लेकिन क्योंकि मैंने डिसाइड ये किया था कि मैं इस्लामिक रिफॉर्म से अग्री नहीं करूंगा, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, मैं इससे डिसएग्री भी कर सकता हूं। इन दैट केस मैं सक्सेसेस भी लिखूंगा, मैं फेलियर्स भी लिख सकता हूँ। ठीक है जी, फेलियर्स को भी हाईलाइट कर सकता हूँ। लेकिन लेकिन यहाँ पर गलती जो बच्चे मैंने आपको बताया वो ये करते हैं कि वो इस्लामिक रिफॉर्म्स में ये बताते रहते हैं बस कि जियाउल हक ने कौन कौन से ऑर्डिनेंसेस पास किए, और उन पे कोई कमेंट नहीं करते, डेवलप नहीं करते कि वो अच्छे थे या बुरे थे। तो जिधर बच्चों के मार्क्स कट जाएंगे। लास्ट सेक्शन में भी मैंने आपको ये बताया था कि आप लोगों ने उसके इम्पैक्ट के ऊपर फोकस करना है, यानी उसकी सक्सेस और उसके फेलियर्स के ऊपर फोकस करना है। जैसे कि आप देखोगे तो मैंने सिर्फ 2 लाइनों में बताया या 2.5 लाइनों में बताया कि इस्लामिक रिफॉर्म्स थे क्या, और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसके सक्सेस फेलियर की तरफ आ गया। दैट मैंने कहा जिया वॉज एबल टू प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल गवर्नमेंट managed by people who were committed to the Islamic values, so he was able to produce a strong and stable government. फिर मैंने कहा इनके दौर में जो रिलीजियस ग्रुप्स थे दे वर आल्सो सेटिस्फाइड विद द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ जिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान है। तो इस मुल्क के अंदर भी अगर जमात इस्लामी जैसी पार्टीज ना खुश होती तो ये बहुत ही गलत बात होती। ठीक है जी। इसके अलावा जिया उल हक ने जो है वो इस्लामिक पार्टीज को खुश करके जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे बोथ इन एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट के अंदर, आर्मी के अंदर भी, उनको अपना सपोर्टर बना लिया। तो जिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये अच्छी बातें थी। लेकिन लाइकवाइज मैंने आपको बताया कि आपने साथ साथ इसकी नेगेटिव साइड के ऊपर भी बात करनी है अगर आप इससे डिसएग्री कर रहे हो। तो आपने बताया कि शिया मुस्लिम जो थे वो इससे ना खुश थे क्योंकि उनको जो इसका जक़ात ऑर्डिनेंस था कि सबसे 2.5% जक़ात कटेगी वो उनको समझ नहीं आया था। उन्होंने इसके खिलाफ इस्लामाबाद में 1984 में ह्यूज प्रोटेस्ट भी किया था। तो जिया ने इनको एग्जाम्पशन दे दिया था फ्रॉम द पेमेंट ऑफ जक़ात, लिहाजा ये जक़ात ऑर्डिनेंस यहाँ पे फेल हो गए। देखो, जब आप फेलियर बताओगे तो आपका फोकस होना चाहिए कि आप मेंशन भी करो कि दिस वाज अ फेलियर। लाइकवाइज आप जब सक्सेस बता रहे थे तो आपने मेंशन किया कि ये सक्सेस है, ताकि एग्जामिनर को क्लियरली पता चले कि हम आंसर की डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम आंसर के इम्पैक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं और हमें पता है कि सवाल का नेचर कैसा है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि जिया के टाइम पे शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ गया था क्योंकि शियाओं को क्रिटिसिज्म ये था कि ये शिया मदारिस को इग्नोर करता है और फोकस सिर्फ सुन्नी मदारिस को करता है। तो दिस वाज अनदर फेलियर। फिर मैंने आपको बताया कि जिया के टाइम पे जो खवातीन थी वो भी काफी नाखुश थी। इन्होंने एक मूवमेंट भी चलाई जिसका नाम था विमेन एक्शन फोरम, और वो इस बात को हाईलाइट करते थे कि जिया उल हक ने खवातीन की एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज बहुत ही कम कर दी, दैट वाज 5.6%। तो इस तरीके से आप फेलियर्स भी बता सकते हो। अब कहीं बच्चे ये ना समझ बैठे हैं कि ये हेडिंग्स भी डालनी होती है। हेडिंग्स नहीं डालनी होती, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको डाली है। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर आप फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लिख रहे हो और आप उससे अग्री नहीं करे तो आप उसके फेलियर्स के ऊपर फोकस कर सकते हो। आप बता सकते हो कि जिया के जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स थे, जो 8 अमेंडमेंट्स थे, वो काफी ही अनडेमोक्रेटिक से नजर आ रहे थे, मतलब ये कोई डेमोक्रेसी को रिस्टोर नहीं करे थे। तो आपने थोड़ी सी टर्म्स बताई
और फिर फोकस किया कि इट वाज अ फेलियर। अगर आप इसको नेगेटिवली लिख रहे हो तो मेंशन करना पड़ेगा ये फेलियर था, क्योंकि बेशक मार्शल लॉ तो हट गया, लेकिन अभी भी कोई डेमोक्रेटिक स्टेट बन नहीं पाया था, एंड द प्रेसिडेंट एंड मिलिट्री रिमेन फर्मली इन कंट्रोल। ठीक है जी, यहाँ पे हमने नेगेटिव कमेंट कर लिया। इसी तरीके से अब मैं अग्री करना चाहता हूँ इंडस्ट्रियल रिफॉर्म से। तो आप देखोगे कि मैं सिर्फ इंडस्ट्रियल रिफॉर्म के सक्सेसेस के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, मैं इसके फेलियर्स के ऊपर फोकस नहीं कर रहा। ठीक है जी, मैंने इसकी सारी अच्छी चीजें बताई। मैंने बताया कि भुट्टो के टाइम पे जो इन्वेस्टर्स ने कॉन्फिडेंस लूज कर लिया था, इसने इंडस्ट्रीज को वापसी प्रीवियस ओनर्स को बेचा और कॉन्फिडेंस बहाल किया। इसने गवर्नमेंट रन इंडस्ट्रीज के ऊपर वर्कलोड कम किया, क्योंकि अब कुछ इंडस्ट्रीज प्रीवियस ओनर्स को बेच दी गई थी। तो जो फ्यू इंडस्ट्रीज अब नेशनलाइज रही, वो अब ज्यादा एफिशिएंटली काम कर रही थी। और तीसरा, जिया हक ने नंबर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान के तकरीबन 2 मिलियन पाकिस्तानी सिर्फ मिडिल ईस्ट में काम कर रहे थे, और ये जो रेमिटेंस भेज रहे थे ये तकरीबन 4 बिलियन का था, और पाकिस्तान का जीएनपी में इंक्रीज 6.2% था, दैट वाज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। बताने का फोकस क्या है? फोकस ये है कि जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं आपने उसकी सिर्फ सक्सेस बतानी है। जैसे मैं इंडस्ट्रियल रिफॉर्म को बेहतरीन समझता हूँ, तो मैंने इसकी सिर्फ सक्सेस बताई, और मैंने कम से कम 3 डेवलप पॉइंट्स यहाँ पे लिखे एज पर द लेवल 3 ऑफ द मार्क स्कीम। अगर किसी बच्चे ने मेरे मार्क स्कीम की अंडरस्टैंडिंग और सवाल किस तरीके से लिखना है वो आप लोगों ने नहीं पढ़ा, तो मैं फिर से इधर एक लिंक अटैच कर दूंगा साथ में, ताकि आप जाएं और लेवल 3 और लेवल 4 की मार्किंग को अच्छी तरीके से समझ सकें। लेकिन मेरा जो मेन फोकस था वो ये था कि आप लोग को सिखा सकूं कि कॉन्क्लूजन्स किस तरीके से लिखते हैं। तो देखो, कुछ बच्चे बस जनरल कॉन्क्लूजन कर देते हैं और वो अपना ओपिनियन बताते ही नहीं है, तो वो सवाल की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पाते। सवाल में पूछा हुआ है डू यू अग्री और डिसएग्री, तो आपने अपने कंक्लूजन को ऐसे ही स्टार्ट करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, आई एम डिसएग्रीड विद द गिवन स्टेटमेंट, आई डिसएग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। क्यों भाई? अब इसका रीजन बताऊंगा और कंपेयर करूंगा दूसरे रिफॉर्म से। देखो, मैंने आपको बताया कि जो रीजंस है, वो जो यहाँ पे कंक्लूजन में रीजन होता है, ये ऊपर मेंशन नहीं हो सकता, ये रिपीट नहीं हो सकता रीजन, ये नया रीजन लिखना पड़ेगा। और बेटा, ये एक लिमिटेड एस्पेक्ट में नहीं, रेदर एक ब्रॉड एस्पेक्ट को टारगेट कर रहा हो, यानी एक लॉन्ग रन एस्पेक्ट को टारगेट कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिख देता कि जियाउल हक के इस्लामिक रिफॉर्म्स अच्छे नहीं थे क्योंकि इसकी वजह से शियाओं ने ज़कात ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट कर दिया, तो ये अच्छे नहीं थे, तो ये बहुत लिमिटेड, ये एक एक महदूद हद तक बात करा था। लेकिन मैंने तो जिया की नेचर ऑफ गवर्नमेंट को डिस्क्राइब करते हुए ब्रॉड एस्पेक्ट पे कमेंट करना था। देखो मैंने क्या लिखा, मैंने कहा अगर हम देखें तो जिया ने हमेशा इस्लाम को यूज किया अपने पर्सनल गेन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि 1984 में इसने रेफरेंडम करवाए थे कि किसको प्रेसिडेंट बनना चाहिए। तो इसने कहा कि अगर आप मुझे प्रेसिडेंट के लिए वोट दे रहे हो, इसका मतलब आप पाकिस्तान में इस्लाम देखना चाहते हो, और अगर आप मुझे प्रेसिडेंट नहीं देखना चाहते, इसका मतलब है कि मुल्क में आप इस्लाम ही नहीं चाहते। तो इससे साबित हो रहा था कि जिया इस्लाम को अपने पर्सनल गेन के लिए इस्तेमाल कर रहा था, विच रियली डिफाइंस द नेचर ऑफ हिज गवर्नमेंट। तो देखो, ये मैंने इसके ओवरऑल 12 साल के 11 साल के पीरियड के ऊपर कमेंट कर दिया कि भाई इसकी तो नेचर ऑफ गवर्नमेंट ये था कि ये हमेशा इस्लाम को अपने जाती मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहा था। ये एक ब्रॉड एस्पेक्ट पे बात हो रही है। अब जो मैंने कंपैरिजन किया इसका इकोनॉमिक रिफॉर्म से, वो भी मैंने लॉन्ग रन एस्पेक्ट पे किया। लॉन्ग रन एस्पेक्ट मतलब मैंने, देखो, इसको पास से उठाता हुआ लेकर आया। मैंने कहा अदर रिफॉर्म्स सच एज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर बेटर। क्यों बेटर थे? बिकॉज they help the industries to flourish, which were struggling since the time of Bhutto's government। भाई भुट्टो की गवर्नमेंट कब थी और जिया कब गया? मैंने कहा वो 1971 से देखा जाए तो अब भी इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन में थी, और जिया उल हक की पॉलिसीज ने इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया, एंड इट हेल्प द इंडस्ट्रीज टू फ्लरिश। जीएनपी में भी इंक्रीज आ रहा था, पाकिस्तान के अंदर एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ रहा था, तो असल में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही थी ना पाकिस्तान में। तो देखो, इस तरीके से कंपैरिजन करना होता है। आपने पहले एग्री या डिसएग्री करें, फिर आप कमेंट करें कि जो भी स्टेटमेंट में लिखा था वो आपकी नजर में अच्छा क्यों नहीं है, ये अच्छा क्यों है। फिर आपने कंपेयर करना है बाकी रिफॉर्म से कि भाई बाकी आपके ख्याल में बेहतर क्यों थे, या बाकी आपके ख्याल में बेहतर क्यों नहीं थे। तो ये है एक प्रॉपर तरीका कंक्लूजन करने का। आई होप कि आपको इसका पास्ट पेपर का सवाल भी समझ आ गया है। जजाक